हमारे सोलर सिस्टम की तरफ 3i एटलस नाम का एक मिस्टीरियस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि किसी और स्टार सिस्टम से आया है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के पास आता जा रहा है, वैसे ही इसके बारे में साइंटिस्ट को नई नई इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, जो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए आपको पहले 3i एटलस के ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 3i एटलस को साइंटिस्ट ने पहली बार 1 जुलाई 2025 को डिटेक्ट किया था, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया हुआ अब तक का तीसरा इंटरस्टेलर कॉमेट है और इसे एटलस टेलीस्कोप के द्वारा चिले में डिस्कवर किया गया था। इसलिए इसका नाम 3i एटलस रखा गया। इससे पहले भी ओमुआमुआ और 2i बोरिसोव जैसे दो इंटरस्टेलर कॉमेट भी हमारे सोलर सिस्टम में आ चुके हैं, पर आखिर 3i एटलस दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले इतना मिस्टीरियस क्यों माना जा रहा है? दरअसल इसका कारण है इसका अजीब बिहेवियर। एक नॉर्मल कॉमेट की स्पीड लगभग 22,400 से लेकर 1,56,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, लेकिन 3i एटलस की स्पीड लगभग 2,09,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और ये इसी स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। इसकी स्पीड के अलावा इसकी ट्रैजेक्टरी यानी कि इसका ट्रैवल करने का रास्ता भी बहुत अजीब है। नॉर्मल कॉमेट्स हमेशा एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं, मतलब वो सन के ग्रेविटी के अंडर बाउंड हो जाते हैं, और कुछ कॉमेट्स शॉर्ट पीरियड वाले होते हैं जो हर कुछ साल में वापस आ जाते हैं, जैसे कि हैलीस कॉमेट, और कुछ कॉमेट्स लॉन्ग पीरियड वाले होते हैं जो हजारों या लाखों साल बाद लौट कर आते हैं। लेकिन नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि उनका ऑर्बिट एक लूप के फॉर्म में होता है, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा। लेकिन 3i एटलस के केस में चीज़ें बिल्कुल उल्टी हैं, क्योंकि ये एक हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी में ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये किसी लूप में ट्रैवल नहीं कर रहा, बल्कि ये एक ओपन कर्व के फॉर्म में है, जो क्लियरली बताता है कि ये सन की ग्रेविटी में भी परमानेंटली बंधा हुआ नहीं है। मतलब ये एक बार ही हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आएगा, थोड़ा कर्व लेगा और सीधा बाहर निकल जाएगा, हमेशा के लिए। इसकी इस तरह की प्रॉपर्टीज और अनयूजुअल एंट्री एंगल को देखकर साइंटिस्ट और कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के नेचुरल कॉमेट्स जैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहा है। नॉर्मल कॉमेट्स जब सन के पास आते हैं तो उनसे गैस और धूल निकलती है, जिसे हम आउट गैसिंग कहते हैं, और इस वजह से कॉमेट्स की ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पर 3i एटलस के साथ ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि लेटेस्ट डेटा दिखाता है कि इस कॉमेट की मूवमेंट ऑलमोस्ट प्योरली ग्रेविटेशनल बेस्ड है। मतलब आउट गैसिंग के जेट्स इसका रास्ता बदल ही नहीं पा रहे हैं। इसका कारण साइंटिस्ट बता रहे हैं कि इसका मास इतना ज़्यादा है कि ये छोटे फोर्सेस उस पर कोई नोटिसेबल इफेक्ट ही नहीं डाल पा रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवी लोएब और उनकी टीम के एनालिसिस के हिसाब से 3i एटलस का एस्टिमेटेड मास हो सकता है लगभग 33 बिलियन टन्स या उससे भी ज़्यादा, और ये एक आम कॉमेट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, और अभी भी रिसर्चर्स को इसका एग्जैक्ट मास नहीं पता चला है। शॉक ये है कि अगर ये एस्टिमेट सही है तो 3i एटलस अब तक का सबसे हेवीएस्ट नोन इंटरस्टेलर विजिटर हो सकता है। कुछ दिन पहले साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से 3i एटलस के बारे में एक अजीब चीज़ नोटिस की, जिसमें इसके ऊपर अनयूजुअल गैस एक्टिविटी दिखाई दी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड सेंसर्स गैसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, और इसी की मदद से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने क्लियरली दिखाया कि 3i एटलस कॉमेट में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी पानी से भी ज़्यादा है, जबकि नॉर्मल कॉमेट्स में हमेशा पानी डोमिनेट करता है। इसलिए ये डिस्कवरी साइंटिस्ट के लिए शॉकिंग थी। बस इतना ही नहीं, जब साइंटिस्ट ने इस पर अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई तो ना एक और शॉकिंग चीज़ मिली, क्योंकि हर कॉमेट के कोमा यानी कि उसके डस्ट में साइनाइड इजीली डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन जब नॉर्डिक ऑप्टिकल टेलीस्कोप और अदर इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जब 3i एटलस पर स्टडी की गई, तब पता चला कि इसमें साइनाइड की मात्रा अचानक से बढ़ रही है। जैसे जैसे ये हमारे सोलर सिस्टम के पास आता जा रहा है, वैसे ही साइनाइड और निकल की मात्रा इसमें बढ़ रही है। मतलब इसकी केमिकल फिंगरप्रिंट ही बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे रिसर्चर्स शॉक हो गए और उन्होंने कहा ये शायद किसी ऐसी जगह से आया है जो हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इसके बाद नासा के स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी और कुछ और स्पेस टेलीस्कोप्स ने ये देखा कि 3i एटलस से पानी के मॉलिक्यूल्स टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये तब हो रहा था जब 3i एटलस कॉमेट सन से बहुत दूर था, जहां नॉर्मली पानी फ्रीज रहता है।
मतलब या तो 3i एटलस के आइस पार्टिकल्स बहुत चेंजेबल यानी कि परिवर्तनशील है, या फिर इसके अंदर कोई अननोन प्रोसेस चल रही है जो हमारी साइंस में अभी फिट नहीं होती। लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ी तब आया ट्विस्ट। जब वेरी लार्ज टेलीस्कोप, आरसीसी टेलीस्कोप और नॉट टेलीस्कोप के पोलरीमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स ने इसकी लाइट को एनालाइज किया तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पाई गई। क्योंकि नॉर्मली जब सनलाइट कॉमेट के डस्ट से टकराती है तो एक स्पेसिफिक पोलराइजेशन पैटर्न बनता है, लेकिन 3i एटलस ने एक एक्सट्रीम नेगेटिव पोलराइजेशन शो किया। और जहां लाइट का बिहेवियर नॉर्मली फ्लिप करता है, वो 3i एटलस के केस में सिर्फ 17 डिग्री के नैरो रेंज में मिला। ये रिसर्चर्स के लिए एकदम यूनिक है, और इससे साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि इसके डस्ट ग्रेन्स का स्ट्रक्चर हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी कॉमेट जैसा नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इन्फॉर्मेशन फैलाई कि 3i एटलस ने अपनी डायरेक्शन मार्स की तरफ चेंज कर ली है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 3i एटलस अपनी ट्रैजेक्टरी से गुजरते हुए केवल मार्स के ऑर्बिट के करीब से पास होगा, ना कि मार्स की तरफ जाएगा। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ लोगों ने ये बात फैला दी कि 3i एटलस मार्स की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन असल में ये बस उसका नेचुरल हाइपरबोलिक पाथ का एक पॉइंट है। मतलब मार्स की तरफ इंटेंशनली जा ही नहीं रहा, बस अपना इंटरस्टेलर रूट फॉलो कर रहा है। इसी तरह 3i एटलस की स्पीड के बारे में भी एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई कि उसने अपनी स्पीड सडनली चेंज कर दी। जबकि सच्चाई यह है कि जब सन के करीब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सनलाइट और ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड नेचुरली बढ़ जाती है और दूर जाने पर धीरे धीरे कम हो जाती है। ये हर कॉमेट के साथ होता है। लेकिन जब लोगों ने टेलीस्कोप डेटा के स्नैपशॉट्स कंपेयर किए तो उन्हें लगा कि 3i एटलस सडनली स्पीड चेंज कर रहा है, और यही चीज इसका सबसे बड़ा मिस्ट्री फैक्टर बन गई। लेकिन जो ब्राइटनेस चेंजेस और ग्रीन ग्लो वाली बातें लोग वायरल कर रहे हैं, वो मोस्टली सनलाइट के एंगल और टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी का इफेक्ट भी हो सकता है। मतलब ये भी शायद एक नेचुरल फिनोमिनन ही है, ना कि कोई अननोन एलियन सिग्नल जैसे क्लेम किया जा रहा था। जब इस पर रिसर्च आगे बढ़ी तब पता लगा कि साइनाइड इंक्रीज होने के कारण इस पर अनयूजुअल लाइट्स दिख रही थी। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये सभी वायरल न्यूज़ में थोड़ा ट्रूथ है, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर। लेकिन 3i एटलस एक एडवांस्ड एलियन स्पेसशिप हो सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस साल 1977 में नासा ने स्पेस में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट भेजा था। उसके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी था, जिसमें धरती की तस्वीरें, आवाज़ें और ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड की गई थी। ये कॉस्मिक इन्विटेशन की तरह ही था, एक पोस्ट कार्ड एलियंस के लिए। पर इसका कारण वॉयेजर ही नहीं, बल्कि कई स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, ईसा, सीएनएसए और बहुत सी एजेंसीज हैं, क्योंकि आज तक इन स्पेस एजेंसीज ने स्पेस में हजारों अलग अलग तरह के सिग्नल्स भेजे हैं, जिसमें हमारी अर्थ से जुड़ी बहुत सी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन सब साइंटिस्ट इस बात से खुश नहीं थे। स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट्स ने लोगों को वार्न किया था कि अगर एलियंस ने हमारे सिग्नल्स कैच कर लिए और हमारी लोकेशन पता लगा ली, तो शायद वो हमसे मिलने के इरादे से भले ही ना आए, लेकिन वो हमें डोमिनेट या हम पर कब्जा करने जरूर आ सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लोग कैसे हैं। साइंटिफिकली अभी तक एलियंस का कोई प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए सब अनयूजुअल चीजें नेचुरल भी हो सकती हैं। लेकिन अगर सच में 3i एटलस कोई एडवांस सिविलाइजेशन हुई, तो फिर क्या हमने अपने ही हाथों से स्पेस में अपना सीक्रेट रिवील करके खुद को डेंजर में डाल दिया है? हालांकि 3i एटलस अक्टूबर के लास्ट में सन के पास पहुंचेगा और दिसंबर के बीच में हमारी अर्थ के सबसे पास होगा। तब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर है क्या। अगर सन के पास आने के बाद इसने अपनी स्पीड अचानक से कम कर दी और अपनी डायरेक्शन अर्थ की तरफ मूव कर दी, तो सोचो क्या होगा।